Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चलती हुई सीरीज में आज बात करेंगे बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे वीडियो लाने के लिए मैसेज भी किए थे, तो आज उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बात कर रहा हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में। इस सब्जेक्ट्स को पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इंटरनेशनल लॉ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और नेशनल लॉज भी इसमें जुड़ जाते हैं। काफी नेशनल लॉज इसमें पूछे जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। और इसे अगर तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसीलिए ये आज वीडियो लेकर आया हूँ ताकि ये जो बोरिंग सब्जेक्ट है आप इसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकें। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अब आप अगर इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में और भी डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इन सब्जेक्ट्स की पीडीएफ्स भी चाहते हैं तो वो भी हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके उन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए समझ लेते हैं आज आईपीआर के बारे में। आईपीआर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही देखते हैं। और इस टेक्निकल सब्जेक्ट्स को जरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता लग सके कि इस आईपीआर के सब्जेक्ट में, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ से भी कनेक्ट होता हुआ चलता है और नेशनल लॉ से भी, तो कौन कौन से चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है और कौन कौन से एक्ट्स इंडिया में इसे लेकर एप्लीकेबल है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले जब भी आईपीआर को आप पढ़ेंगे, जिसे बौद्धिक संपदा बोला जाता है हिंदी में, बौद्धिक संपदा अधिकार, और इंग्लिश में आपने देखा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि शॉर्ट में आईपीआर के नाम से सब्जेक्ट को जानते हैं। तो वहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यही रेज होता है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपने टीपी पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, तो दो तरीके की प्रॉपर्टी हम पढ़ते थे वहां पर। एक होती थी मूवेबल, एक होती थी इमूवेबल, ठीक। लेकिन वहीं पर हमने एक चीज और पढ़ी थी, काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो आने वाले टाइम में उस पर भी वीडियो हम लाएंगे, कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। तो वहां पर बतलाया गया काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी में दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? एक टेंजिबल होती है, एक इंटेंजिबल। यानी कि टेंजिबल से मतलब है, टेंजिबल में वो प्रॉपर्टी आती है जो मूवेबल और इमूवेबल होती है। और यहां पर जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। इंटेंजिबल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रखा जाता है। तो हम जितनी भी बात यहाँ पर करेंगे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के बारे में ही करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 20 मार्क्स में यही पूछा जाता है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, बेसिक कंसेप्ट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों पड़ी और उसका क्या ऑब्जेक्ट है, ये भी जरूर देखकर जाइएगा। और उसके पीछे के बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को राइट्स में क्यों कन्वर्ट किया गया है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों बना दिया गया है, क्यों यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन अक्सर 10 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे भी जरूर पढ़कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आईपीआर। इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आईपीआर का मतलब होता है सीधा सीधा इसका हिस्टोरिकल पार्ट, यानी कि आईपीआर अगर बनकर आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पहले ऐसा कोई राइट हमारे पास नहीं होता था, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में इस प्रॉपर्टी राइट के बारे में हमने सुनना शुरू किया, डेवलपमेंट इसके बारे में शुरू हुआ। तो ये किस तरीके से डेवलप हुआ है उसके बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा। हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट्स हैं इसके, क्या कहते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण इसके पीछे का क्या है और किस तरीके से ये विकसित हुआ है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और 20 मार्क्स में अक्सर आपसे पूछा भी जाने वाला है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा यहाँ पर, जो आप देख भी रहे होंगे, कंपोनेंट्स एंड इंटरनेशनल रिजाइम ऑफ आईपीआर। यानी कि आईपीआर के अंतर्गत, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और कौन कौन से इंटरनेशनल रिजाइम, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से डेवलप होता हुआ चला है। तो दो तरीके से हम इसे देखते हैं जब ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो जहां पर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 4-5 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो इनके बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा कि ये चीजें क्या होती हैं।
साथ ही जब आप इसे पढ़ेंगे, इंटरनेशनल डिजाइन की बात कर रहा हूं यहाँ पर, इनके बारे में भी आगे बतलाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आने वाली सीरीज में इन पर डिटेल में लगातार चर्चा हम करते रहेंगे, तो ऐसे ही साथ बने रहिएगा। तो इंटरनेशनल डिजाइन की हम आईपीआर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रूप में आपसे पेरिस कन्वेंशन पूछा जाता है 1883, क्योंकि पेरिस कन्वेंशन के बिहाफ पर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी यहाँ पर आईपीआर में रखा गया था, और किस तरीके से रखा गया है, इसके क्या प्रोविजंस हैं, वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता लग सके, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार 20 मार्क्स में पेरिस कन्वेंशन के नाम से पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है पेटेंट। पेटेंट के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा कि पेटेंट क्या होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल डिजाइन की बात करूं तो काफी सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज इस बारे में यहाँ पर बतलाती हैं और इसके डेवलपमेंट में सहयोग करती हैं पेटेंट के बारे में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने आप में 20 मार्क्स में अलग से भी पूछे जाते हैं कि पेटेंट क्या है और किस तरीके से यहाँ पर दर्शाया जाता है, या फिर यहाँ पर इन ट्रीटीज के माध्यम से इसके बारे में पूछ लिया जा सकता है। जैसे यूपीओवी 1968 क्या होता है, पीसीटी 1970 क्या है, या बुडापेस्ट ट्रीटी 1980 में क्या दिया गया है। अपने आप में 20-20 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पीसीटी और बुडापेस्ट ट्रीटी तो अक्सर आपके पेपर में आता ही है, और साथ में पेरिस कन्वेंशन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क के बारे में बात करें तो ट्रेडमार्क क्या होता है, और ट्रेडमार्क के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ मैड्रिड एग्रीमेंट जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि मैड्रिड एग्रीमेंट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बर्न कन्वेंशन, एक यूनिवर्सल कन्वेंशन और एक रोम कन्वेंशन, यूसीसी कन्वेंशन बोलते हैं, यूनिवर्सल कन्वेंशन और एक रोम कन्वेंशन। तो 3 कन्वेंशन यहाँ पर आती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों कन्वेंशन। ये हर बार लगभग पूछी जाती है, तीनों में से कोई ना कोई एक कन्वेंशन हर बार यहाँ पर कॉपीराइट्स के अंतर्गत पूछ ली जाती है 20 मार्क्स में, तो उसे जरूर करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिलेटिंग टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये क्या बतलाता है और किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर मैड्रिड एग्रीमेंट और लिस्बन एग्रीमेंट यहाँ पर पूछा जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट नोट में अक्सर देखने में आता है कि पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करूं तो इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हेग एग्रीमेंट और लोकार्नो एग्रीमेंट के बारे में हमें पढ़कर जाना जरूरी है, और अक्सर हेग एग्रीमेंट आपके पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर देखकर जाइएगा। अब आपको ये भी बतला देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन बतलाए हैं मैंने आपको 5-6 यहाँ पर कंपोनेंट्स बतलाए इंटरनेशनल डिजाइन के अंतर्गत, उसमें होने वाली ट्रीटीज बतलाई हैं, लगभग 8-10 ट्रीटियां, और इनमें से हर बार 2 या 3 ट्रीटी आपसे 20 मार्क्स में पूछी जाती हैं। तो आईपीआर जब भी तैयार करें तो इन ट्रीटीज को जरूर देखकर जाएं, कन्वेंशंस को जरूर पढ़कर जाएं। उसके साथ ही जब इंटरनेशनल डिजाइन ऑफ आईपीआर की बात करता हूं तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसके साथ काम करती हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ आईपीआर के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं जो इसके डेवलपमेंट में सहयोग करती हैं, तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर पूछी जाती हैं। जैसे वाइपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा। इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कैसे ये फंक्शन करती है, क्या क्या पावर्स इसके पास हैं, किस तरीके से वर्किंग करती है, तो ये सब कंडीशन यहाँ पर वाइपो के अंतर्गत पूछी जाती है। कब ये बना था, किस तरीके से ये बनाया गया था, तो ये सारा 20 मार्क्स में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी आईपीआर को बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो यहाँ पर भी रोल ऑफ WTO करके पूछा जाता है, और इसकी वर्किंग या फंक्शंस के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। कई बार यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन वाइपो एंड WTO भी आ जाता है। उसके बाद गैट की बात करूं, एक्चुअली गैट जो था, गैट WTO से पहले बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन गैट अपने ट्रेड के काम को करने में विफल रहा किसी वजह से, और जिस वजह से गैट को रिप्लेस कर दिया गया WTO की जगह। लेकिन फिर भी गैट कई बार बहुत वेरी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर देख कर जाएंगे। हालांकि अब गैट की जगह क्योंकि WTO रन कर रहा है तो WTO ही क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स में। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रिप्स यानी कि ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट जब आईपीआर का हुआ तो आईपीआर के रिलेटेड जो जो प्रोविजंस बनाए गए इंटरनेशनल लेवल पर वो यहाँ ट्रिप्स एग्रीमेंट में रखे गए हैं, लिखे गए हैं, तो उसे जरूर पढ़कर जाइएगा कि किस आर्टिकल में किस तरीके से यहाँ पर इस एग्रीमेंट के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या चीजें यहाँ आईपीआर को लेकर दी गई हैं। तो ट्रिप एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि ये आर्टिकल्स में वहां पर
लिखा गया है, बतलाया गया है कि क्या क्या प्रोविजंस आईपीआर के अंतर्गत इंटरनेशनल लेवल पर लागू होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने समझ लिया, इंटरनेशनल डिजाइन के बारे में सब समझ लिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझ लिया है। ये समझ लीजिएगा कि ये जो दो पार्ट हैं यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो चाहे वो डिजाइन का हो, यानी कि ट्रीटीज और कन्वेंशंस का। और यहाँ से लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में मिल जाएंगे, तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा। ये जो पार्ट है ये आईपीआर का बैकबोन माना जाता है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जहां पर नेशनल डिजाइन के बारे में भी बात करेंगे कि नेशनल डिजाइन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आइए अब देख लेते हैं नेशनल डिजाइन के बारे में, यानी कि नेशनल डिजाइन ऑफ आईपीआर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अभी तक हमने पढ़ा था इंटरनेशनल डिजाइन के बारे में, जहां पर इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट्स जो आईपीआर में आते हैं उसके बारे में, और उसके बाद हमने देखा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जरूर ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। अब यहाँ पर पढ़ते हैं नेशनल डिजाइन, यानी कि नेशनल तौर पर आईपीआर इंडिया में किस तरीके से एप्लीकेबल होता है और कौन कौन से क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में यहाँ पर एग्जाम पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो जब भी हम नेशनल डिजाइन की बात करेंगे तो देखिए काफी सारे एक्ट्स यहाँ पर वैसे तो इंडिया में बनकर एप्लीकेबल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस सब्जेक्ट्स में लॉ के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से एक्ट्स पढ़ना जरूरी है वो चीजें यहाँ पर बतला रहा हूँ। मेन एक्ट्स, बाकी बहुत सारे एक्ट्स हैं वो यहाँ पर बात नहीं करूंगा। आने वाली वीडियोस में समय मिलेगा तो उन पर जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कॉपीराइट एक्ट 1957 में, जिसे एक बार अमेंड भी किया जा चुका है 1999 में। तो उसके अमेंडमेंट को भी जरूर देख लीजिएगा कि 1999 में क्या अमेंडमेंट इसमें दिया गया है। उसके बाद आता है पेटेंट एक्ट 1970 जो बना हुआ है, जो अमेंड हुआ 3 बार, और यहाँ पर अक्सर 2005 के अमेंडमेंट के बारे में पूछा भी जाता है, तो इसे भी जरूर पढ़कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ये यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट एक्ट आता है डिजाइन एक्ट 2000, और एक एक्ट आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। आपने देखा होगा कि हमने पीछे जो कंपोनेंट्स पढ़े थे वो सारे यहाँ एक्ट्स में एप्लीकेबल कर दिए गए हैं, और वही एक्ट्स, उन्हीं एक्ट्स के प्रोविजन यहाँ पर इस एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्रोविजन किस तरीके से, ये तो मैंने आपको एक्ट बतलाया कि कौन कौन से एक्ट आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ने होते हैं, लेकिन इन एक्ट्स के अंतर्गत किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कॉपीराइट एक्ट की बात करूं तो सबसे पहले आता है मीनिंग एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, यानी कि कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से सैलिएंट फीचर्स, कौन कौन से मेन प्रोविजंस दिए गए हैं। ये 20 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर पढ़ के जाएंगे। और साथ ही मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट की डेफिनेशन क्या है या मीनिंग क्या है, तो उसे भी आपको यहाँ पर बतलाना होगा। उसके साथ ही इसी एक्ट में यहाँ पर कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं कि किस किस तरीके से कॉपीराइट दिया जाता है, क्या उसका प्रोसीजर है। तो वहां पर ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत काम करती हैं उसके बारे में भी पूछा जाता है, और साथ ही उनके फंक्शंस के बारे में कि उन अथॉरिटीज के वर्किंग फंक्शंस किस तरीके से होते हैं, पावर्स क्या क्या होती हैं। तो ये भी 10 मार्क्स में अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो जरूर देख कर जाइएगा। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट्स एंड टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंसेज, यानी कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आप ले सकते हैं, किन किन चीजों पर ले सकते हैं, ये जरूर पता होना चाहिए आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, और हर बार अक्सर आपके पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे जरूर पढ़कर जाएंगे। और साथ ही साथ इसका टर्मिनेशन किस तरीके से किया जा सकता है, इसे खत्म किस तरीके से किया जा सकता है। उसके साथ साथ आता है इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, ये हर बार पूछा जाता है। इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, अगर कॉपीराइट का अतिलंघन किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या प्रोसीजर यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत दिया गया है, कौन कौन से प्रोविजंस यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ ही रेमेडीज अगेंस्ट इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, अगर आपके पास कॉपीराइट है और उसका इंफ्रिंजमेंट किसी के द्वारा कर दिया जाता है, तो वहां पर आपको कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है वो इस एक्ट के अंतर्गत आपको पता होनी चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन अक्सर 20-20 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं 10 मार्क्स में, तो जरूर देख कर जाएंगे। उसके बाद आने वाली वीडियोस में इन पर लगातार बात भी करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं पेटेंट एक्ट के बारे में। तो पेटेंट एक्ट जब भी पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है मीनिंग, ऑब्जेक्ट एंड काइंड्स ऑफ पेटेंट्स की। मीनिंग क्या है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, और इसके काइंड्स, कितने तरीके के पेटेंट होते हैं, और किन किन चीजों पर पेटेंट दिया जा सकता है, किन किन पर नहीं दिया जा सकता। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पेटेंटी, अगर कोई भी व्यक्ति यानी कि जो पेटेंट लेता है, जो पेटेंट धारक है, उसके क्या क्या राइट्स और ऑब्लिगेशंस यहाँ पर है इस पेटेंट एक्ट के अंतर्गत आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से प्रोविजंस में क्या क्या राइट्स उसके बतलाए गए हैं।
उसके बाद आता है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेटेंट। पेटेंट को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, कितने मोड्स हैं उसके, तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिवोकेशन एंड सरेंडर ऑफ पेटेंट। अक्सर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिसंग्रहण और अभ्यर्पण पेटेंट का किस तरीके से इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट पढ़ा था, इसी तरीके से इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट आता है। देखिए इंफ्रिंजमेंट की बात कर रहा हूँ तो इंफ्रिंजमेंट इन सभी एक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर एक्ट जब भी आप पढ़ेंगे तो इंफ्रिंजमेंट और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जरूर पढ़कर जाइएगा। हर बार किसी भी एक एक्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर या इंफ्रिंजमेंट पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होने चाहिए सारे एक्ट्स के बारे में। इसी तरह यहाँ पर इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है पेटेंट एजेंट क्या होते हैं, इसका क्या वर्किंग होता है, तो ये आपको देख लेना पड़ेगा क्योंकि ये शॉर्ट नोट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है पेटेंट एजेंट के बारे में। ठीक, नेक्स्ट आता है यहाँ पर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अभी तक हम सैलिएंट फीचर्स देखते चल रहे थे, इसी तरह ट्रेडमार्क एक्ट में भी आपको सैलिएंट फीचर्स पता होने चाहिए। 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क, कि ट्रेडमार्क का क्या मीनिंग है और कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पर ट्रेडमार्क में दिए गए हैं, किस तरीके से काम करता है ये। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क किस तरीके से लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट्स ऑफ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरी ऑफ ट्रेडमार्क, यानी कि जिसने ट्रेडमार्क लिया है ऐसे प्रोप्राइटर के पास क्या क्या राइट्स उपलब्ध हैं इस एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद इसी तरीके से इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में क्या प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं, रेमेडीज क्या है। उसके अलावा भी एक अपील का क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से अगर यहाँ पर किसी को अपील करनी है, मान लीजिए किसी का ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट कैंसिल कर दिया जाता है, तो वहां पर क्या अपीलेट जुरिस्डिक्शन दिए गए हैं। हर एक्ट में अलग अलग अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, तो वो भी जरूर पढ़कर जाइएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया ना, तो इस वजह से उसे जरूर देख कर जाइएगा। और साथ ही जब आप ट्रेडमार्क पढ़ें तो ये लास्ट क्वेश्चन जरूर पढ़ कर जाए, व्हाट इज पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ का क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है। अगर ट्रेडमार्क कहीं भी पूछा जाएगा, चाहे वो इंटरव्यू, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने जा रहे हो, तो वहां पर पासिंग ऑफ हमेशा आपसे पूछा जाता है, तो इसे जरूर देख कर जाएंगे कि ट्रेडमार्क में यहाँ पर पासिंग ऑफ का क्या कंसेप्ट दिया गया है। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 एक्ट, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क में से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी के जो 2 एक्ट बचते हैं यहाँ पर, डिजाइन एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ज्यादातर यही एक्ट हमारे यहाँ इंडिया में बहुत पब्लिकली एप्लीकेबल होते हैं, और पब्लिक तौर पर आप ट्रेडमार्क भी लेते हैं, जनरल पेटेंट भी आप कराते हैं और कॉपीराइट भी लिया जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर इनसे पूछी जाती हैं। डिजाइन एक्ट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बतलाया है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इन 3 एक्ट्स को भी पढ़ लेते हैं तो लगभग 70-80% आप मार्क्स कवर कर लेते हैं। या फिर पिछले जो मैंने आपको इंटरनेशनल डिजाइन के बारे में बतलाया है, उन सबको पढ़कर आप देखेंगे तो लगभग 80% आपका एग्जाम पेपर वहां से कवर अप हो जाता है। इनके बारे में जब आप पढ़ते हैं, इन दोनों एक्ट्स के बारे में, डिजाइन एक्ट हो या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो, तो इनके बारे में जनरल क्वेश्चन आता है। या तो आएगा मीनिंग एंड सैलिएंट फीचर्स के नाम से आएगा, या फिर यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन और इन्फ्रिंजमेंट पूछा जाता है। तो इन दोनों ही एक्ट्स में आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर और इन्फ्रिंजमेंट पढ़कर जाना है, और साथ ही यहाँ पर इनके मीनिंग्स और सैलिएंट फीचर्स आपको पता होने चाहिए। तो जनरल 2 क्वेश्चंस ही यहाँ से इस तरीके से पूछे जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 25-26 लगभग क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर आप सारी चीजों को मिलाएंगे तो वो आपकी समझ में आ चुके होंगे, और आपको पता लग चुका होगा कि आईपीआर टेक्निकल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल दोनों चीजों की कंबाइंड बात हम करते हैं, और जनरली इसी वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि ये एक्ट्स या ये जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन सी चीजें आपको प्रिपेयर करके जानी है। और जब आप इन सब चीजों को प्रिपेयर कर लेंगे तो आप देखेंगे आईपीआर अपने आप में आपको बहुत इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और समझ आई होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।